नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, आज से लागू हो गए 3 नए आपराधिक कानून। आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू। नए कानून से आम लोगों के जीवन में तब्दीलियां भी देखी जाएंगी। सीएम धामी ने नए कानून को लागू करने में हिस्सा लिया है। 1 जुलाई यानी कि आज से काफी कुछ बदल गया है। खासकर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आज से 1860 में बनी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, 1898 में बनी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली है। इन तीनों नए कानूनों के लागू होने के बाद कई सारे नियम कायदे बदल गए हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़े, उससे पहले सदन की कार्यवाही में आपको लिए चलते हैं। लोकसभा में अनुराग ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए, और राज्यसभा के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं सुनिए। काम करना शुरू कर दिया, इससे बड़ा समर्पण भाव क्या हो सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, मोदी जी के दिल में जो गरीब और जरूरतमंद के लिए पीड़ा है, हमने वो कोविड के समय देखा है। उनकी नीतियों में, कार्यक्रमों में, सब में नजर आता है कि वो गरीब के लिए कितने चिंतित रहते हैं। और मैं आपको याद करवाना चाहता हूं आपके माध्यम से सदन को, अगर आप 2014 में देखें, मोदी जी जब सांसद बने, देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद संसद आए, तो पहला शीश कहीं पर झुकाया तो संसद की पहली सीढ़ी पर झुकाया और दुनिया के इस महान लोकतंत्र को, मदर ऑफ डेमोक्रेसी को नमन करते हुए अंदर आए। और अंदर आकर भी अगर शीश कहीं झुकाया तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर शीश झुकाकर उन्हें कहा था, मेरी सरकार सबका साथ सबका विकास करेगी, मेरी सरकार गरीब की, वंचित की, शोषित की, पीड़ित की होगी। और पिछले 10 वर्षों में आपने देखा कि सारी योजनाएं उस दिशा में चली। और जो पुराने नारे देते थे, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, इनके नारे ही रह गए। लेकिन मोदी जी की सरकार में 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आए। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी नेक्स्ट है, ये बड़ा आंकड़ा देखने को मिलता है। और मैं आपसे कहना चाह रहा था कि जो कोविड के समय हुआ, पिछले 100 वर्षों में दुनिया ने सबसे बड़ी त्रासदी तब देखी। भारत ने भी संकट को झेला और मैं भी उस समय सरकार का हिस्सा था। और मुझे याद है आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पहली बात कही, वो कहा कि देश के गरीब का थाली खाली नहीं रहनी चाहिए, उसका पेट खाली नहीं रहना चाहिए, उसके लिए अन्न की व्यवस्था करनी है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लेकर आए और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया, तो मोदी सरकार ने दिया है। और आज वो देश के कोने कोने तक पहुंचाया है। उस समय दुनिया भर में जो डिलीवरी मैकेनिज्म था वो रुक गया था, लेकिन उसके बावजूद हमने देश के हर कोने तक अनाज पहुंचाया। वो बात अलग है, कुछ राज्यों में अपनी मोहर लगाकर लोगों ने वो सब काम किया। मैं एक और कहना चाहता हूं, कोविड के समय बहुत जरूरी था, प्रधानमंत्री जी ने कहा जान भी जहान भी, और जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए। जो पहले हमारे देश में होता था कि 40-40 साल दुनिया भर से वैक्सीन आती थी, इंपोर्ट करने में पुरानी सरकारें लगी रहती थी। आत्मनिर्भर भारत ये केवल सोच नहीं, ये केवल संकल्प नहीं, इसको सच करके दिखाया। भारत ने अपनी 2-2 वैक्सीन को बनाया और 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाई। आज इस सदन में कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जो भारत की बनी वैक्सीन पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे और कहते थे कि वैक्सीन मत लगाओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भारत के लोगों ने वैक्सीन तो लगाई ही, दुनिया के 157 देशों को दवाई और वैक्सीन देने का काम वैक्सीन मैत्री में किया तो हमारे भारत ने किया है। मैं विकसित भारत पर कुछ जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि ये जनादेश है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए। और इस यात्रा में
हम चाहेंगे कि विपक्ष का भी पूरा सहयोग मिले, हम अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाएं। और अगर आज मैं एक बात करूं स्पोर्ट्स से स्पेस की और साइंस से स्टार्टअप्स की, तो हर क्षेत्र में भारत के नए कीर्तिमान दिखते हैं। आज नए भारत की बुलंद तस्वीर दिखती है मेरे जो आंकड़े में देने वाला। माननीय अध्यक्ष जी, हमें विरासत में क्या मिला था? जब 2014 में हम आए तो इंडिया वॉज अमंग द फ्रेजाइल। भारत जो है 5 अर्थव्यवस्थाओं में एक बहुत ही लचीली अर्थव्यवस्था थी। अर्थव्यवस्था आप छोड़कर गए थे, आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत है। और अगले 5 वर्ष महाराज, ऐसे लोगों को आप पीछे हटा के कोई देखना नहीं, ऐसा करते हो। और उसके लिए लड़ाई हमने लड़ी सर। मैं अभी स्टूडेंट्स था, उस वक्त हमने इस बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्ति को बिठाने के लिए हम लड़े। एक सेकंड प्लीज माननीय सदस्यगण, एक सेकंड प्लीज बैठिए। प्लीज ऑनरेबल मिनिस्टर टेक योर सीट। प्रतिपक्ष के नेताजी सर सुनिए, देश के जयराम रमेश, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू टेल यू? नो प्लीज नो। Nothing will go on record. Nothing will go on record. Nothing will go on record. अब आप देखिए, एक माननीय सदस्य कहता है चेयरमैन को, ये कोई तरीका है? खजाने को दुगना भरने का काम किया है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो 5.1% था वो कम होकर 2% रह गया है। यही नहीं, अगर हम देखेंगे तो गरीब और जरूरतमंद इसके जीवन में क्या बदलाव आया। हमारी पार्टी का विचार ही अंत्योदय पर है। पंक्ति के अंत में खड़े व्यक्ति के जीवन में सुधार कैसे लाया जाए, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच को आगे बढ़ाकर जमीन पर लागू करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। जहां देश में गरीब जरूरतमंद के पास शौचालय नहीं था, पक्का मकान नहीं था, बिजली का कनेक्शन नहीं था, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी। माननीय अध्यक्ष जी, क्या बदलाव आया 10 सालों में? पिछले 10 सालों में 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर गरीब और जरूरतमंद को दिए तो नरेंद्र मोदी जी की। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, 12 करोड़ शौचालय बनाकर दिए। पहले मात्र 3 करोड़ घरों को नल से जल आता था, हमने 11 करोड़ और नए घरों को नल से जल देने का काम किया, जल जीवन मिशन में किया है। हमने लगभग हर घर तक बिजली पहुंचा दी, हर गांव तक तो बिजली पहुंचाई दी, हजारों गांव को विद्युतीकरण करने का काम किया है। और यही नहीं, आज देखा जाए तो जल जीवन मिशन के अलावा स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जहां वॉश हम कहते हैं, वाटर सैनिटेशन और हाइजीन, इस क्षेत्र में बहुत काम किया है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ जुड़ा है। लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीब को लगता था कि वो अपना इलाज कहां करवाए, उसके पास पर्याप्त धन नहीं होता था। आयुष्मान भारत योजना नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त में देने का कार्य किया तो मोदी सरकार ने किया। और अब 70 वर्ष से ज्यादा की उम्र वालों को 5 लाख रुपए का इलाज बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा तो एनडीए की सरकार ने देना शुरू कर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, एक नहीं अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिससे गरीब के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। और जब मैं कहता हूं कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए तो ये उन लोगों के लिए संदेश है जिन्होंने 60 साल राज किया, गरीब को और गरीब किया, लेकिन हमने 10 सालों में वो करके दिखाया, क्योंकि गरीब मां के बेटे को आज देश के प्रधान सेवक के रूप में काम करने का अवसर मिला तो उन्होंने उनको गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। जब गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकलता है तो उसकी क्रय शक्ति और बढ़ती, खरीदने की शक्ति बढ़ती है, उससे डिमांड और जनरेट होती है, उससे प्रोडक्शन को और बल मिलता है और कारखानों में रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को और बल मिलता है। यही नहीं, हमारे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के क्षेत्र में
कैसे बदलाव हुआ। जन विश्वास एक्ट की मैं बात करूं तो हमने 183 प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया है। 42 सेंट्रल एक्ट्स में इनको बदलाव करके व्यापारी को, आम जनमानस को काम करने में वो जो डर होता था जेल जाने का, उसको खत्म किया है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सरदार जी, हुकुम सिंह जी, हाँ, सरदार हुकुम सिंह, हमने गुलबर्गा जब उन्होंने आए थे तब 2000-3000 लोग मिलके घेराव करके उनको कहा था कि साहब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति वहां पर लगाना जरूरी है, ताकि उन्होंने संविधान बनाकर इस देश को दिया और समानता के दृष्टि से, सामाजिक न्याय के दृष्टि से उन्होंने काम किया। जी, आप तब भी घेराव करते थे। नहीं सुनिए, तब हमको 8-8 दिन की सजा हो गई। अभी वहां उस वक्त इन्हों नहीं थे, उस वक्त तो 8-8 दिन की सजा हो गई और 12 बलूते की जो डिमांड थी वो उसी में थी। सर, ऐसे ऐसे काम हम लोग बचपन में, स्टूडेंट लाइफ में लड़के संघर्ष करके वो काम करवाने लगाए थे, आपने किया था, लेकिन अब ले जाके पीछे रख दिए। और 14 अप्रैल को हजारों लोग वहां दर्शन के लिए आते हैं। एक दरवाजे से आते हैं, दूसरे दरवाजे से उधर चले। अब आपने लगाया मेरे चैम्बर के सामने, मैं रोज उठकर उनका दर्शन तो घर में लेता ही हूं, लेकिन आप वो सब मूर्तियां लाकर मेरे पास रख दिए, पूरे मेरे गेट के सामने रख दिए। तो ये साहब, मैं आपसे अपील करता हूं, अरे बैठो भाई, चुप बैठो, चुप बैठो। क्या ये दही दूध एलओपी इज ऑन हिज नहीं है भाई। कीप काम, कीप काम। सर, तो आपको मैं अपील करता हूं कि वो जो गांधी जी की स्टैचू थी, बाबा साहब अंबेडकर की स्टैचू थी, शिवाजी की स्टैचू थी, जिस जगह थे उस जगह आप रखिए, उससे कोई नुकसान नहीं होना। ये मैं आपसे अपील बार बार अपील करूंगा। और ये मैं आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, उनको इंसल्ट मत करो और अपमान मत करो। अगर वो अपमान करेंगे तो 50 करोड़ एससी, एसटी, दलित, वंचित और आदिवासियों का अपमान होगा, तो देश का अपमान होगा, संविधान का अपमान होगा। तो आप तो वकील हो, अच्छे नेता हो, इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं पार्लियामेंट के अफेयर्स मिनिस्टर वो आप वहां पर रखिए। और सर, मैं छोटा सा सर, नहीं, ये देखिए साहब, ये तो उसको बिठाने के लिए, चेंज करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर ये सब जो फोटो लगते हैं, उसके लिए एक कमेटी होती है और वो कमेटी में अपोजिशन लीडर भी होता है, दूसरे मेंबर्स होते हैं, आप होते हैं और स्पीकर होते हैं। और किस जगह पे बिठाना, कैसे बिठाना, वो मीटिंग करने के बाद होता है। ये मीटिंग नहीं, कुछ नहीं, ये अथॉरिटियन रूल के जैसा कहीं भी लिटाओ, कहीं भी उठाओ, कहीं भी बिठाओ। सर, का सबसे सस्ता इंटरनेट कनेक्शन और डेटा प्लान अगर कहीं है तो आज हमारे भारत में भी है। आज यही नहीं, जैम पोर्टल पर आज छोटे से छोटा व्यापारी भी अपना सामान बेच सकता है। और मात्र 5-6 वर्षों में माननीय सभापति जी, जो कुछ हजार करोड़ से लेकर कई लाख करोड़ तक की खरीद आज जैम पोर्टल पर पूरी पारदर्शिता के साथ होती है, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये भी हुई। किसानों के लिए ई-नाम की सुविधा दी, फास्टैग हमने अपने जो टोल हैं उसके लिए बनाया। पहले 743 सेकंड लगते थे टोल पार करने के लिए, आज मात्र 43 सेकंड में ही आप पार कर जाते हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग यहां पर हुआ है। जहां तक मैं इजी क्रेडिट की बात करता हूं, तो मुद्रा योजना एक ऐसी है जहां लगभग 43 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए और लगभग 34 लाख करोड़ रुपया देश के लोगों को मोदी जी की गारंटी पर मिला और उन लोगों ने अपने कामकाज की शुरुआत की। आज के समय तो बैंक खाता खोलना भी मुश्किल हो जाता था, 2 लोगों को साथ में लेकर जाना पड़ता था। आज 50 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते
लोगों के घर पे जाकर भी खुलवा दिए। ये सरकार आपके घर द्वार ये मोदी सरकार ने करके दिखाया है। और यही नहीं, SC ST वुमेन के लिए और हमारे SC ST और वुमेन इन तीनों के लिए आज स्टैंड अप इंडिया योजना मोदी सरकार लाई, जिससे हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनने की सुविधा मिली है। पीएम स्वनिधि योजना में लगभग 70 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को, रेडी पटरी वालों को बगैर किसी गारंटी के अगर पैसा मिला और अपना व्यापार करने का अवसर मिला तो नरेंद्र मोदी जी की NDA की सरकार में मिला। माननीय सभापति जी, ये कहना आसान होता है, ये कोविड के समय भी जो मदद मिली 10-10 हजार रुपए से शुरू किया था। जिन लोगों ने समय पर पैसा वापस कर दिया, डिजिटल पेमेंट से वापस किया, उनका इंटरेस्ट भी माफ हो गया। 10,000 की बजाय आज 20,000 का पैसा मिला, 20,000 से 50,000 मिला और आज उनका व्यापार भी बना, कई उनमें से लखपति भी बन गए। अब तो हम ग्रामीण क्षेत्र में भी स्वनिधि योजना लाने वाले, ग्रामीण क्षेत्र के रेडी पटरी वालों को भी इसका लाभ मिलने वाला है। हमने नए लेबर लॉज लाए और इसके कारण हमें फायदा मिला। ई श्रम हमने इसको फॉर्मलाइज किया, जो इनफॉर्मल सेक्टर में लोग काम करते थे, आज लगभग 30 करोड़ ई श्रम कार्ड बने हैं। और EPFO में अगर मैं कहूं रजिस्ट्रेशन जो नई हुई है वो लगभग 7 करोड़ 40 लाख है, जो 2018 से लेकर 2024 तक हुई। इससे पता लगता है देश में रोजगार की संभावनाएं भी बहुत बड़ी हैं। डिजिटल इंडिया, अगर मैं OTT प्लेटफॉर्म्स की बात करूं या फिर कोविन ऐप की बात करूं, आरोग्य सेतु ऐप की बात करूं, ई-नैम से लेकर हमारे जेम पोर्टल की बात करें या डिजिटल OPD सर्विसेज, डिजिटल कोर्ट्स की बात करें, आज हर क्षेत्र में डिजिटाइजेशन का बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। एक पूर्व वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी ये बताइए, गांव में किसको इंटरनेट की सुविधा मिलेगी? कहां कोई 7.5 रुपए में आलू या टमाटर खरीद पाएगा? कैसे पैसों का लेन देन हो पाएगा? आज मैं इस सदन को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो वो सोचते थे कि संभव नहीं हो पाएगा, वो असंभव को भी संभव हमारी सरकार ने करके दिखाया। आज भीम UPI आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स, आज दुनिया की 40% डिजिटल पेमेंट कहीं होती है तो हमारे भारत में होती है। रेडी वाला भी करता है, चाय वाला भी करता है, पटरी वाला भी करता है, बड़ा से लेकर बड़ा व्यापारी, छोटे से छोटा व्यापारी भी करता है। 100 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, 13 लाख करोड़ से ज्यादा का लेन देन होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय सभापति जी कहना चाहता हूं, ये भारत को जहां रोकना चाहते थे वहां भारत रुकने वाला नहीं है, क्योंकि आपको दिखेगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की जब मैं बात करता हूं, अगर 2 साल पहले 7.5 लाख करोड़ था तो पिछले साल 10 लाख करोड़ था, अब 11,11,111 करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा हुआ है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं और आशा करता हूं सदन को भी उसके लाभ मिल पाएगा, थोड़ी जानकारी मिलेगी। अगर 2014 में हम कहां खड़े थे? 2014 में 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट हैं। 2014 में 206 रूट थे, आज 609 रूट है। 2014 में हम कहीं नहीं थे, आज दुनिया की तीसरी बड़ी डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। 2014 में हम 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे है। 2014 में 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, आज लगभग 7 लाख किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कें हैं। पिछले 10 सालों से विपक्ष आपको यही कहता है कि कुछ काम भी कीजिए, महज नारेबाजी मत करिए। और क्या है, उन्होंने कैसे स्लोगन दिए? अच्छे दिन आएंगे, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास, 400 पार। और ये स्लोगन दिए 400 पार, वही तुम तो डूब गए अब तो इसमें। चलो तो
तो ये स्लोगन है और स्लोगन देने में मोदी जी माहिर है। सिर्फ स्लोगन देना, लोगों को मीठी मीठी बातें करके भ्रमित करना, ये काम वो कर रहे हैं। इससे नहीं बोलना पड़ेगा। तो अब ये इतना बोलने वाले व्यक्ति गरीबों के बारे में, महिलाओं के बारे में हमदर्दी है दिखाने वाले, मैं पूछता हूं साहब, मणिपुर 1 साल से जल रहा है। किस तरह महिलाओं और वहां के लोगों को तंग और तबाह करके घर बर्बाद किए जा रहे। एक दिन तो जाकर आप आए, मणिपुर को जाके आए। आप तो 14 विदेशों में फिरे, 14 देशों को गए, इलेक्शन में तो सैकड़ों भाषण किए, लेकिन मणिपुर में आपने क्यों नहीं गया? आप क्यों नहीं पहुंचे? और सबका साथ सबका विकास, आपने सिर्फ कुछ लोगों का साथ दिया और कुछ का विकास किया, गरीबों का सब सत्यानाश किया। इस सभी नारों का क्या हकीकत है, ये देश अच्छी तरह जान रहा है। और सर सभापति जी, 224 का चुनाव आम जनता के शब्दों में अहंकार तोड़ने वाला चुनाव था। अहंकार तोड़ने वाला चुनाव था। पिछली सरकार के 17 मंत्री चुनाव हार गए। किसानों को जीभ से रोंदने वाले मंत्री को हम हटाने की मांग कर रहे थे, जनता ने ही उसे रोंद दिया और खत्म हो गई। और एक शायर ने कहा है, कभी घमंड मत करना, कौन से कभी घमंड मत करना, नाम कभी घमंड मत करना, तकदीर बदलती रहती है, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। तो ये घमंड, और ये ऐसा ही भाषण करते थे, ये घमंडी इंडी, घमंडी गठबंधन, हमको घमंडी बोलते थे। अरे घमंड तो टूट गया आपका। और आज आपको वो नारा नहीं लगाना पड़ेगा 400 पार का, अब तो 200 पार में है। अभी बड़े मुश्किल से आए तो अरे बैठो। मैंने पिछले भाषण में भी कहा था कि बीजेपी सरकार जनता को जरूरी मुद्दों से सिर्फ ध्यान भटकाने की राजनीति करता है। हम किसानों की बात करते हैं तो मोदी जी भैंस खोलने की बात करते हैं। हम बीजेपी द्वारा देश को बांटे जाने की सोच पर बात करते हैं तो मोदी जी औरंगजेब और मुगल की याद करते हैं। हम बेरोजगारी, पेपर लीक की बात रखते हैं तो मोदी जी मंगलसूत्र और मुजरा की याद करते हैं। हम महंगाई पर बात करते हैं तो बीजेपी विदेशों में महंगाई की बात करने लगती है देश का छोड़ के। विपक्ष जनता की बात करता है तो मोदी जी अपने मन की बात सुनाने पर लगते हैं। और वो ये बात करते करते यहाँ तक पहुंचे, अपना काम करना ही वो भूल गए, सिर्फ अपनी मन की बात बोलने में ही वो लग गए। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, आज के मुद्दों का जवाब दो। इतिहास में जो हुआ उस पर जनता फैसला लेने में सक्षम है, उन पर छोड़ दीजिए। आप ये बात बार बार मत करो, घमंडी बात मत करो और लोगों को उचकाने की बात मत करो। अगर करेंगे फिर ऐसा ही आपकी हालत होते जाएगी, बिगड़ते जाएगी। सर, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में पैरा 26 में कहा है, क्या कहा है राष्ट्रपति जी ने? आज की संचार क्रांति के युग में विघटनकारी ताकतें
लोकतंत्र को कमजोर करने और समाज में दरारें डालने की साजिशें रच रही है। इनके द्वारा अफवाहें फैलाने का, जनता को भ्रम डालने का, मिस इन्फॉर्मेशन सहारा लिया जा रहा है। तब उनका कहना बिल्कुल सही है। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।